गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसका नया टॉपिक आज हमने पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। कल हमने इसमें रीड किया था कि गांधी जी 1916 में इंडिया में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर के उन्होंने भारत की कंडीशन को देखा कि क्या यहाँ के हालात थे, लोगों को कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सप्रेस कर रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफ़ेक्ट्स हमने इंडिया पर देखे, क्या इफ़ेक्ट्स पड़े। गांधी जी ने यहाँ आकर के सत्याग्रह चलाया और कौन कौन से सत्याग्रह उन्होंने चलाई, सत्याग्रह का जो मीनिंग है वो कल हमने समझने की कोशिश की थी। फिर खेड़ा, अहमदाबाद और हमने चंपारण के सत्याग्रह जो थे वो डिस्कस किए थे। फिर रॉल्ट एक्ट पास हुआ। रॉल्ट एक्ट जब पास हुआ तो रॉल्ट एक्ट का मीनिंग क्या था, जस्टिस रॉल्ट ने इसे पास किया था और उसके बाद रॉल्ट एक्ट का मीनिंग हमने पढ़ा। फिर उसके खिलाफ कैसे लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, लोगों में गुस्सा क्या था, ये हमने कल स्टडी किया। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके साथ ही हमने कल ये भी देखा कि जो रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह है उसके बाद जो गांधी जी हैं उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की बात जो है की, जिसके कारण वो हिंदू और मुस्लिम्स में जो यूनिटी है वो लाना चाहते थे। क्योंकि 1905 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो कामयाब रहे थे, बंगाल का पार्टीशन किया, फिर मुस्लिम लीग बनाई उन्होंने 1906 में, और वो कामयाब हो रहे थे धीरे धीरे करके हिंदू और मुस्लिम्स में जो डिवीज़न है लाने की, और उनको उनके बीच में गैप जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो धीरे धीरे करके गांधी जी को लगा कि ये जो दोनों ही कम्युनिटीज़ हैं इनको एक साथ लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की सोची। गांधी जी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो एस्टेब्लिश हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की हेल्प इंडियंस के द्वारा की गई। इसलिए अगर इंडियंस उनकी हेल्प ना करें तो जो ब्रिटिश रूल है वो ज़्यादा समय तक इंडिया पर टिका नहीं रहेगा, जो ब्रिटिशर्स ज़्यादा टाइम तक इंडिया पर रूल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे उन्होंने सोचा कि इसे मूवमेंट किस तरह से बनाया जाए। तो गांधी जी ने सबसे पहले ये कहा कि जो मूवमेंट है वो स्टेजेस में स्टार्ट होगी। स्टेजेस में कैसे स्टार्ट होगी, सबसे पहले जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स हैं लोग उनको वापस कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। फिर बाइकआउट किया जाएगा आर्मी के द्वारा, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन सब का बाइकआउट किया जाएगा, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स का भी। फिर गवर्नमेंट जो है अगर वो रिप्रेशन स्टार्ट करती है तो इसके खिलाफ फिर जो लॉन्च की जाएगी मूवमेंट, ठीक है, सोशल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है वो स्टार्ट की जाएगी। और इसके साथ ही गांधी जी ने 1920 में शौकत अली के साथ मिल करके देश भर में दौरे किए, घूमे और इस मूवमेंट के बारे में लोगों को समझाना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस के बीच में ही बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रपोजल्स को दूसरे ढंग से देखते थे। उनके मुताबिक जो असेंबली का, जो काउंसिल का जो इलेक्शंस है वो उसको बाइकआउट नहीं करना चाहते थे। उनको ये लगता था कि इससे क्या होगा, इससे जो वायलेंस है वो हो सकती है, ठीक है। नवंबर 1920 में होने थे इलेक्शंस, और उन्होंने सोचा कि वो इसमें मना नहीं करेंगे। सितंबर और दिसंबर में क्या हुआ कि उस समय जो सितंबर और दिसंबर में कांग्रेस के बीच में जो एक टसल है वो स्टार्ट हो गया। और एक मीटिंग जब नहीं हुई, जब ये लगा कि जो सपोर्टर्स हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के और जो ओपोनेंट्स हैं, जब उनमें शांति स्थापित नहीं हुई तो धीरे धीरे करके कांग्रेस सेशन 1920 में हुआ और उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो स्टार्ट की जाएगी। कैसे ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनके लिए नॉन कॉपरेशन का मीनिंग क्या था वो हम आगे देखेंगे। बाइकआउट का मतलब होता है refusal to deal and associate with people or participate in activities or busy and use things, buy and use things, usually a form of protest। बाइकआउट का मतलब होता है चीज़ों का उपयोग ना करना, किसी तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करना, मना कर देना, या किसी तरह के लोगों के साथ ना जुड़ना, और ये प्रोटेस्ट के तरह से ही होता है।
फिर आता है कि डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन अ मूवमेंट में क्या है कि लोगों ने कैसे ये मूवमेंट अलग अलग प्लेसेस पर स्टार्ट हुई वो हमने देखना है इसमें। अब सिटीज़ में ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई। सिटीज़ में क्या हुआ था कि सिटीज़ में यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है कंट्रोल स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जाना बंद कर दिया। कॉलेज हेडमास्टर्स और जो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस का बाइकआउट किया गया सिवाय मद्रास के। मद्रास में पार्टिसिपेट किया गया था जहाँ पर जस्टिस पार्टी जो है नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था इन इलेक्शंस में, क्योंकि वो ब्राह्मण से और वो चाहते थे कि उनकी एक्सेस जो है वो सिस्टम तक होनी चाहिए, पावर चाहते थे वो। देन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इफ़ेक्ट्स हैं, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा कि किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट की गई, कौन से स्टेप्स थे। उसके बाद फिर जो इफ़ेक्ट्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, वो हमने यहाँ से करने हैं। अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें जो फॉरेन गुड्स है उनको बाइकआउट किया गया। जो लिक्विड शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, वहाँ पर लोग जा कर के धरने देते थे, उन दुकानों को बंद करवाया जाता था। और इसके अलावा वहाँ पर फॉरेन क्लॉथ जो है वो भी जलाया जाता था। फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट है वो हाफ़ हो गया था और 102 करोड़ का जो इंपोर्ट था वो होता था, जो 57 करोड़ का रह गया था। मर्चेंट ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स को ख़रीदना बंद कर दिया और बाइकआउट मूवमेंट्स जो थी वो चल रही थी। अब इस मूवमेंट के कारण धीरे धीरे करके ये जो मूवमेंट है वो स्लो होने लगी सिटीज़ में। इसके कारण क्या थे, अब आगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है कि वाई दिस मूवमेंट स्लोड डाउन इन द सिटीज़। इसमें सबसे पहला क्या है कि खादी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, पुअर लोग इसे ख़रीद नहीं सकते थे और धीरे धीरे करके उन्होंने फिर से मिल का बना कपड़ा जो है वो ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मिल का बना कपड़ा सस्ता था तो उसे तो वो बॉयकॉट नहीं कर सकते थे, उसको खादी काफ़ी महंगी थी। तो ब्रिटिशर्स जो थे, अब लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी, ट्रेडर्स ने ट्रेड करना छोड़ दिया। बट उसके बदले में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को छोड़ने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूशंस तो नहीं थे जिनको वो ज्वाइन कर सकें, तो धीरे धीरे करके वापस वो उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करने लगे। स्टूडेंट्स और टीचर्स जो थे अब उनको वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ा और वहाँ पर जा कर के वर्क करना पड़ा। लॉयर्स को भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को फिर से ज्वाइन करना पड़ा था। तो ये रीजंस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्लो डाउन होने के। फिर आगे है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब रिबेलियन इन द कंट्री साइड की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे करके गांव में भी बढ़ने लगी थी। पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। अब इसमें क्या हुआ कि अवध की बात करें, अवध में क्या हुआ, अवध में बाबा रामचंद्र जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाबा रामचंद्र जो हैं ये सन्यासी थे जो फ़िजी से वापस आए थे और फ़िजी में इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर ये वहाँ पर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर आकर के मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की। गांधी जी के फॉलोअर थे और ताल्लुकदार जो थे, लैंडलॉर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने पीजेंट्स से जो हाई रेंट्स है वो वसूला करते थे, उनके खिलाफ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की। पीजेंट्स को बेकार करनी पड़ती थी, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ फ्री में काम करना पड़ता था विदाउट एनी पेमेंट। तो पीजेंट्स के पास, उनके पास कोई राइट्स नहीं होते थे टेन्योर के, जो वो ठेके पर ज़मीन लेते थे और जब भी चाहे उनसे जो लैंड है वो खाली करवा ली जाती थी। इसके अलावा जो पीजेंट मूवमेंट थी वो रिडक्शन, रेवेन्यू में कमी चाहते थे, बेगार ख़त्म करना चाहते थे। इसके अलावा जो अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स है उनका सोशल बाइकआउट किया जाता था। नाई धोबी बंद का आयोजन किया गया। अब नाई और धोबी ये 2 तरह के ऐसे लोग होते हैं जिनके सर्विसेज हर किसी को चाहिए होती हैं। अगर ये काम ना करें, उन दिनों गांव के सारे काम रुक जाते थे। 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने विलेजेस में जा कर के अवध के, तो वहाँ पर उन्होंने औध किसान सभा जो है वो बनाई, जिसके प्रेसिडेंट वो खुद थे, जवाहरलाल नेहरू। बाबा रामचंद्र जो थे इनके जैसे और कुछ लोग उसमें शामिल थे। एक ही महीने में इसकी 300 ब्रांचेस जो थी वो इसकी एस्टेब्लिश हो गई। और
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसी साल स्टार्ट हुई। तो कांग्रेस जो थी वो अवध किसान जो पीजेंट स्ट्रगल है उसे भी साथ लेके चलना चाहती थी। लेकिन इसमें जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो पीजेंट मूवमेंट थी, वो स्टार्ट तो हो गई, लेकिन वो कांग्रेस के कामों से ज़्यादा खुश नहीं थी लीडर से। जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ती गई 1921 में ताल्लुकदार और जो व्यापारी थे उनके घरों पर हमले किए जाने लगे, बाज़ारों को लूटा जाने लगा, जो अनाज इकट्ठा करके रखा था लैंडलॉर्ड्स ने, जो मर्चेंट्स ने, वो उनसे छीना जाने लगा। कई जगहों पर जो लोकल ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये कहा, लोकल लीडर्स ने, कि जो पीजेंट्स को, कि जो गांधी जी हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि कोई टैक्सेस उनसे नहीं लिए जाएंगे और जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी गरीबों में। और इस तरह से गांव के लोगों ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका अपना ही अलग मीनिंग जो है वो निकाला। फिर ट्राइबल पीजेंट्स की बात करें तो ट्राइबल्स की अगर बात करें तो जो आदिवासी थे उन्होंने भी अपना ही मीनिंग निकाला इसका। उनके मुताबिक गांधी जी जो थे, जब स्वराज का मीनिंग उन्होंने खुद ही निकाला। जैसे आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उनके मुताबिक कि आंध्र प्रदेश में जो गुरिल्ला मूवमेंट है वो स्टार्ट की गई 1920s में। 1920s में जो कांग्रेस है, ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जो था उसके तौर पर नहीं देखा जाता था। कांग्रेस इसे अप्रूव नहीं करती थी क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी तो नॉन वायलेंस की बात करते थे और जो असम के ट्राइबल थे उन्होंने वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी। उन्होंने क्या किया, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज है उनको कंट्रोल कर रखा था। लोगों को वहाँ एंटर नहीं करने दिया जाता था, ठीक है ना। वो वहाँ से चारा इकट्ठा कर सकते थे, ना ही लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे फ्रूट्स को। और इससे जो वहाँ के गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, उनका लाइवलीहुड उनसे छिन गया था। तो इसके अलावा उन्हें बेकार करने पर मजबूर किया जाता था। तो वहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू, ये वहाँ के फेमस लीडर हुए हैं जिन्होंने वहाँ पर इस मूवमेंट को आगे चलाया। वो भी गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। माना जाता था कि वो भविष्यवाणियाँ भी कर सकते हैं और लोकल लोग उसको हीरो की तरह से दिखते थे। राजू को पकड़ा गया और इन लोगों का ये मानना था कि जो राजू है वो गोलियां लगने के बाद भी बच सकता है, उसमें चमत्कारी शक्तियां हैं। तो जब राजू को पकड़ा गया उसके बाद जो रिबेल्स थे उन्होंने राजू को भगवान का जो अवतार है वो मानना स्टार्ट कर दिया, भगवान की तरह से उसे देखते थे। राजू जो है वो महात्मा गांधी की से ज़्यादा इंस्पायर था और इसके अलावा वो लोगों को खादी पहनने के लिए भी कहा करता था। और उसका ये मानना था कि गांधी जी के मुताबिक नॉन वायलेंस की बात गांधी जी करते हैं, तो नॉन वायलेंस के द्वारा इंडिया जो है वो फ्री नहीं हो सकता, उसके लिए वायलेंस जो है बहुत ज़रूरी है। तो गुडम रिबेल्स जो थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर हमले करने स्टार्ट कर दिए, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर दिया और गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड जो है वो अपनाया स्वराज प्राप्ति के लिए। 1924 में राजू को पकड़ा गया और फिर उसे एग्जीक्यूट किया गया और वो वहाँ का हीरो बन गया। अभी भी आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के स्टैचूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर आता है प्लांटेशन वर्कर्स। अब जो वर्कर्स थे उनका भी अपना ही अलग उन्होंने इसका मीनिंग निकाला। अब प्लांटेशन वर्कर्स में क्या था कि वहाँ पर जो बिग प्लांटेशंस थी, ब्रिटिशर्स इसको ओन करते थे, वो वर्कर्स को जाने नहीं देते थे, उनको उनके घर नहीं जाने दिया जाता था। वर्कर्स को ये कहा जाता था कि अंडर लैंड इमिग्रेशन एक्ट वो जो है परमिशन लेकर के वो अपने घर जा सकते हैं, अपने फैमिली से मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन कभी नहीं मिली। 1859 में ये जो एक्ट है वो बना था। उसके बाद जो हज़ारों की संख्या में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, वर्कर्स को पता लगी, लेबरर्स को, तो वो वहाँ से हज़ारों की संख्या में वो छोड़ करके प्लांटेशंस को अपने घर जाने लगे और उनका ये मानना था कि जब गांधी राज आएगा तो वो अपने गांव में जा कर के रह सकेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। लेकिन वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया गया और उसके बाद फिर पुलिस के द्वारा उनको काफ़ी ज़्यादा उनको मारा गया। अब हर जो तबका है इंडिया का, हर तरह के जो लोग हैं उनका एक अलग ही विज़न होता था।
स्वराज को लेकर के। स्वराज का अपना ही अलग मीनिंग वो लोग निकालते थे। कईयों को ये लगता था कि जब स्वराज आएगा तो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, और ट्राइबल्स जो थे वो गांधी जी का नाम लिया करते थे और स्वतंत्र भारत की बात किया करते थे। ठीक है। और इसके साथ ही जब गांधी जी के नाम पर वो काम कर रहे थे तो उनकी जो मूवमेंट थी वो कांग्रेस के साथ भी जुड़ रहे थे। ठीक है। धीरे धीरे करके ये एक मूवमेंट जो थी वो एक नेशनल मूवमेंट जो है, मास मूवमेंट, वो बनी। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात अगर हम करते हैं तो 1922 में गांधी जी जो थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। क्यों किया उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ? क्योंकि उस समय जो मूवमेंट थी वो कई जगहों पर वायलेंट हो गई थी। लोगों ने गुस्से में आकर के जो वायलेंट तरीके हैं वो अपनाने स्टार्ट कर दिए। 1919 का जो एक्ट था वो गवर्नमेंट ने पास किया और लोग इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी प्रोमिस किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को, कांग्रेस को कहा था कि अगर इंडिया उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करता है तो वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म ज़रूर करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसके बाद जो कांग्रेस है, जो मुस्लिम लीग है, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो खुश नहीं थी। तो 1919 के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपोजिशन उनका स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो थी काउंसिल्स में वो रिफ़ॉर्म करने की बात कर रही थी, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिया की, और वो डिमॉन्स्ट्रेट किया करती थी कि जो काउंसिल होती थी वो ट्रूली डेमोक्रेट नहीं है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया और इन्होंने ये सोचा कि गवर्नमेंट का पार्ट बन के, असेंबली का मेंबर बन के ही ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इन्होंने रेडिकल एजिटेशन जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है। और इस तरह से स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ के रीजंस क्या थे? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन। तो ये चौरी चौरा का जो इंसिडेंट है वो हुआ था। चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ 1922 में, जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भीड़ ने गुस्से में आकर के एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और उसमें जो पुलिसमैन है वो मारे गए थे। इस बात से दुखी होकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो एक दो तरह के जो फैक्टर्स हैं वो उसके लिए ज़िम्मेदार रहे इस तरह के हालातों में 1920s में। पहला था कि जो मूवमेंट थी, ठीक है, पहला ये था कि 1920 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसका असर भारत पर भी देखा गया। उस समय क्या था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन, अब इंडियन एग्रीकल्चरल गुड्स जो थे वो यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते थे, ग्रेन्स जो हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे। तो 1926 और 1930 के बीच में जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनकी चीज़ों में भारी कमी आई। किसान जो है वो तो यहाँ पर ग्रो करते रहे लेकिन उनकी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं की जा रही थी। 1930 आते आते जो गांव है वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, और इसके साथ ही जो इंग्लैंड में टोरी गवर्नमेंट नहीं बनी तो उन्होंने एक स्टैच्यूरी कमीशन जो है वो बनाया सर जॉन साइमन के अंडर। ये 7 मेंबर्स का कमीशन था जो इंडिया में भेजा गया इंडिया की कंडीशंस को स्टडी करने के लिए, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, और अगर कोई रिफॉर्म्स चाहिए तो ये उसको भी रिकमेंड कर सकते थे। तो इन्हें इंडिया में जो कंडीशन है उसे स्टडी करने के लिए भेजा गया, लोगों से मिलने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि लोग ब्रिटिश शासन से खुश हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है, साइमन कमीशन, और यहाँ पर हमारा है इकोनॉमिक डिप्रेशन, देन स्वराज पार्टी जो हमने करना है। इस तरह से ये क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। देन साइमन कमीशन जो है जब ये इंडिया में आया 1928 में, तो जहाँ जहाँ ये गए भारत में वहाँ वहाँ लोगों ने इनको वेलकम किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, दोनों ने मिल करके इनका विरोध किया। लॉर्ड अर्विन जो हैं, ठीक है, उन्होंने लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे।
डोमिनियन स्टेटस माने कि इंडिया पर कंट्रोल जो है, इनको कुछ जो सॉवरेनिटी है इंडिया को दी जाएगी, कुछ पावर्स दे दी जाएंगी, लेकिन रूल जो है वो इंडिया पर जो इन्फ्लुएंस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहेगा। तो इंडिया जो है उन्हें ये कहा गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो इंडियंस है वो पार्टिसिपेट करें। अच्छा, जो साइमन कमीशन है उसका विरोध क्यों किया गया कि इंडिया को स्टडी करने आ रहे हैं 7 मेंबर्स और उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। लॉर्ड अर्विन ने डोमिनियन स्टेटस देने की बात की तो रेडिकल्स जो थे कांग्रेस में, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने मना कर दिया। लिबरल्स और मॉडरेट्स से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। तो धीरे धीरे करके जो उनकी डिमांड थी वो भी कम होने लगी, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म होने लगा। 1929 आते आते जो प्रेसिडेंसी है जवाहरलाल नेहरू की, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अधीन लाहौर कांग्रेस होता है। ये अगेन जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और पूर्ण स्वराज जो है या फुल इंडिपेंडेंस अचीव करना, ये लास्ट गोल था कांग्रेस का जो उन्होंने कहा था। और 1930 के बाद 26 जनवरी को हर साल इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाता था, लेकिन हम लोग आज़ाद हुए 1947 में। तो महात्मा गांधी जो थे उनका ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था फ्रीडम का, ठीक है, वो रोज़मर्रा के जो इश्यूज़ हैं वो भी इसमें शामिल किए गए थे। और 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता रहा है, लेकिन हम फ्री हुए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस हमें मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिया गया, भारत को अडॉप्ट किया गया, और इसीलिए इसे रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाने लगा। थैंक यू बेटा।